and welcome to the new episode of Sports Talk with Abhishek Jha. So friends, एक बार फिर से मैं और शशांक आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आए हैं और आप लोगों को पता होगा कि कल से बुंदेसलीगा के मैचेस शुरू हो रहे हैं फुटबॉल में और ये एक ब्राइटर साइड है हमारी दुनिया की, क्योंकि जो अभी हमने परेशानी देखी है उसके बाद अगर हम बात करें तो पहला ऐसा मेजर लीग होगा जो कि जिसका कि एक्शन शुरुआत होने जा रही है कल से फुटबॉल में। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं क्रिकेट को लेकर, और अगर फुटबॉल का एक्शन शुरू हो चुका है और फुटबॉल एक बार फिर से रोल मॉडल बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए, तो क्या क्रिकेट में भी एक्शन शुरू होने वाले हैं? और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शशांक और उनसे मैं सवाल पूछूंगा। सबसे पहला सवाल शशांक आपके लिए ये है कि फुटबॉल ने तो शुरुआत कर दी है, बुंदेसलीगा की कल से शुरुआत होने जा रही है। वो अलग बात है कि ये गैम्बल है और एक तरीके से कहा जाएगा कि अगर ये गैम्बल बुंदेसलीगा के फेवर में चला गया तो ये दुनिया में सबसे बड़ा लीग बन सकता है। लेकिन क्रिकेट में क्या चल रहा है, किस तरीके से बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को फिट करने के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है न्यूजीलैंड के बाद एक मैच जो हमें खेलना था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जो कि 12 मार्च को खेला जाना था। वो मैच जो धर्मशाला में था, बारिश की वजह से वो मैच हुआ ही नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो न्यूजीलैंड दौरे के बाद हमने कोई मैच खेला नहीं है और इनफैक्ट 3-4 महीने बीत गए हैं। तो ऐसे में जब नए शेड्यूल की शुरुआत होगी शशांक, तो फिर बीसीसीआई कैसे अपने खिलाड़ियों को तैयार करेगी और किस तरीके से खिलाड़ी फिलहाल अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप हमें बताएं। देखिए अभिषेक, लगातार जो है वो तमाम जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं इस समय पूरे विश्व में वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्रिकेट को जो है जब शुरू किया जाए उससे पहले उनके खिलाड़ी जो है वो फिट रहें। और ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है, बड़ा अहम हो जाता है कि आपके खिलाड़ी किस तरीके से अपने फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। इस समय सीमित संसाधन है। अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अगर अपने यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अपने यहाँ वो सोच रही है कि मुकाबला जो शुरू हो जाए उनके यहाँ, इंग्लैंड कोशिश कर रहा है कि उनके यहाँ जो है वो खेल जो है दोबारा शुरू हो, क्रिकेट शुरू हो, उनका जो होम सीजन है वो पूरा ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में सभी देश कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 1-2 महीने में कम से कम उनके यहाँ क्रिकेट जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन अभी भी ये तय तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि क्रिकेट जो है वो कब शुरू हो जाएगा, कोई डेट नहीं है। आपने देखा किस तरीके से आईपीएल जो है वो इस साल जो है अभी तक नहीं हो पाया है। कब तक हो पाएगा इसकी संभावना भी अभी तक नहीं जताई जा सकती है कि कब तक होगा। लेकिन एक उम्मीद जो है बीसीसीआई ने ये पाल रखी है कि चूंकि अक्टूबर में 2020 में टी20 वर्ल्ड कप होना है, यानी कि अक्टूबर में इस साल जो टी20 वर्ल्ड कप होना है वो उस पर भी संशय के बादल जो है मंडरा रहे हैं। क्या वो होगा, क्या नहीं होगा, क्या सूरत हाल होगा। ऐसे में बीसीसीआई का कहना है कि अगर कुछ भी ऐसी रणनीति बनती है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन बनता है जहां पर कि भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने का मौका मिलता है, तो उनके खिलाड़ी जो है वो फिट रहें। ऐसे में बीसीसीआई सोच रहा है कि बेंगलुरु में जो है, बेंगलुरु में कोई ऐसा जगह चुना जाए जहां पर कि वो कोई कंटेनमेंट जोन ना हो और वहां पर सभी खिलाड़ियों को इकट्ठा करने के बाद, जैसे कि लॉकडाउन अभी चल रहा है, लॉकडाउन 4 भी शुरू होगा लेकिन कुछ रियायत दी जाएगी। ऐसे में उन खिलाड़ियों के लिए एक बेस कैंप बनाया जाएगा और उन सभी खिलाड़ियों को जो है वो बेस कैंप में आने से पहले उनकी सब टेस्टिंग की जाएगी, प्रॉपर तरीके से उनको चेक किया जाएगा और जो बेस कैंप होगा वो सब जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात जो है वो बीसीसीआई सोच रही है कि खिलाड़ियों को अभ्यास कराना तो बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होना है, लॉकडाउन का पालन भी होना है, लेकिन खिलाड़ी जो है वो मैच फिट भी हो सकें। क्योंकि अभी देखिए, अभी जो सिनेरियो है वो ये साफ तौर पर है कि इस समय जो खिलाड़ी हैं वो अपने अपने घरों में कैद हैं। कोई अपने फार्म हाउस में फंसा हुआ है, कोई अपने अपार्टमेंट में फंसा हुआ है। तो जो अपार्टमेंट में है उनके पास हो सकता है कि जिम की सुविधा हो, तो वो जिम के द्वारा कुछ फिटनेस कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद शमी को आप देखिए, वो फार्म हाउस में है तो गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या वो मैच फिट हो सकते हैं जो मैदान में वो करते हैं? क्या जिम में सिर्फ अपने आप का पसीना बहाना क्या खिलाड़ियों को मैच फिट रखता है? हम सब जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन खिलाड़ी अपने आप को दुरुस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम खिलाड़ियों की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, शिखर धवन की बात कर लीजिए, अजिंक्य रहाणे की बात कर लीजिए, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो अभी भी लॉकडाउन अपने घरों में अपने फिटनेस पर थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैच फिट होने के लिए आपको प्रॉपर एक कंडीशन की जरूरत होती है, प्रॉपर एक जगह की जरूरत होती है, जो कि बेंगलुरु में है बीसीसीआई के पास। तो बीसीसीआई की कोशिश है कि वहां पर खिलाड़ियों को ले जाया जाए। लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया है कि अब उनको फिटनेस उनका जो है वो दुरुस्त करने के लिए नितिन पटेल जो कि फिजियो हैं भारतीय टीम के, उनको जो है कहा गया है कि आप जो है खिलाड़ियों से 1-on-1 बात करेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कौन खिलाड़ी किस तरीके से अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये बीसीसीआई का जो है वो प्लान है। बीसीसीआई लगातार जो है कोशिश कर रही है कि खिलाड़ी जो उनके फिट हों, क्योंकि देखिए 2-3 सूरत बन रहे हैं।
अक्टूबर में जो वर्ल्ड कप होना है उसमें क्या ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खेलेंगे? ऑस्ट्रेलियाई टीम चाह रही है कि ये वर्ल्ड कप हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर खिलाड़ी, जो हमने बताया भी था अपने पिछले एपिसोड में, कि ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर जो खिलाड़ी हैं वो नहीं चाहते हैं कि वर्ल्ड कप जो है वो अक्टूबर में है, उसको टालना चाह रहे हैं। तो ऐसे में उनके मन में तो कहीं ना कहीं एक संशय है कि क्या ये होगा या नहीं होगा। लेकिन बीसीसीआई ये चाहती है कि अगर यहां पर वर्ल्ड कप नहीं होता है तो कोई और सीरीज सही, हो सकता है कि आईपीएल को उस विंडो में डाल दिया जाए। ऐसे में खिलाड़ी, जो भारतीय खिलाड़ी, जो स्टार हैं आईपीएल के, अलग अलग टीमों के कैप्टन हैं, उन खिलाड़ियों का फिट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनसे और विदेशी खिलाड़ियों दोनों को मिला करके ही चार चांद लगता है आईपीएल में। तो बीसीसीआई एक तरीके से रणनीति अपना रही है अभिषेक की, किसी भी तरीके से कुल मिलाकर देखा जाए तो एक जब संभावना बने खेल को शुरू करने की, तो उसमें फिटनेस में ज्यादा डिले ना हो और खिलाड़ी जो है कम से कम तैयार रहें और जितना कम टाइम वो ले सकें अपने आप को मैच फिट रखने के लिए। क्योंकि फिट होना अलग बात होती है अभिषेक, लेकिन मैच फिट होना वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और यही कारण है कि बीसीसीआई जो है वो कदम उठा रहा है कि किसी भी तरीके से खिलाड़ी जो है अपने आप को मैच फिट बना करके रखें। क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, पूरा देश, पूरा विश्व जो है इससे जूझ रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इन सिचुएशन से आपको निकलना पड़ेगा। ये जो इस समय आपदा आई है पूरे विश्व पर, ये अचानक एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन इन सब में जीते हुए, इस सब का सामना करते हुए भी आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। और भारतीय क्रिकेट टीम की जो लक्ष्य है वो यही है कि भारत जो है वो टेस्ट में नंबर 1 कैसे बना रहे, कैसे भारत जो है आगामी सीरीज को खेलता रहे, और सबसे बड़ी बात बीसीसीआई अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा। ये एक अनुमान भी लगाया जा रहा है। आपको अभिषेक एक और खबर मैं दे दूं कि 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बीसीसीआई को होने जा रहा है। आप सोचिए, ये 4000 करोड़ की अगर हम तुलना कर लें तो ठीक इन 4000 करोड़ रुपए में जब पहली बार आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में, आपको याद होगा 18 अप्रैल से, तो सोनी के पास वो राइट्स गए थे 4000 करोड़ में 10 साल के लिए, लेकिन उसके कई गुना ज्यादा पैसा पे किया है स्टार ने, और ऐसे में उनको भी नुकसान हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई को भी 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। और अब ये भी बात है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं अभिषेक की, ये भी बात सामने आ रही है कि बीसीसीआई जो ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि क्या खिलाड़ियों की जो राशि है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से कुछ पैसे की कटौती की जाए। तो ये सब तमाम बातें जो है बीसीसीआई सोच रहा है। हालांकि अब सारे आंकड़े मिलाने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि खिलाड़ियों का जो पैसा है उसमें क्या कोई कटौती करनी है या नहीं करनी है। लेकिन यह तय है कि खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रदर्शन को देखते हुए, उनकी फिटनेस पर ध्यान रखते हुए बीसीसीआई थोड़ा सतर्क है अभिषेक। शशांक, बिल्कुल सही आपने जानकारी दी है, और आई होप कि जब भी दोबारा जो शेड्यूल बने बीसीसीआई की तरफ से और इंडियन क्रिकेट टीम जब मैदान पर उतरे, तो आई होप कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाए। लेकिन एक कंट्रोवर्सी एक बार फिर से शुरुआत हो गई है शशांक, और एमएस धोनी जहां पर होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होती है। और पर्सनली जितना मैं जानता हूं, आप वीरेंद्र सहवाग के बहुत बड़े फैन हैं, और कहीं ना कहीं वीरेंद्र सहवाग वर्सेस एमएस धोनी का मीडिया ने कंट्रोवर्सी बनाया था। हालांकि वीरेंद्र सहवाग ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो है मनोज तिवारी को लेकर। बंगाल के क्रिकेटर इंडिया के लिए खेल चुके हैं। मुझे याद है अपने आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने शतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद से उन्हें मौका ही नहीं मिला और अचानक इंजर्ड हुए, और उसके बाद से एमएस धोनी की टीम में वो वापस आ ही नहीं पाए। और उस समय एमएस धोनी ही कप्तान थे, और अब उन पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है मनोज तिवारी ने, और उन्होंने कहा है कि एमएस धोनी शायद चाहते नहीं थे कि वो टीम में आए। इसके बारे में आप हमारे सारे व्यूअर्स को बताएं, आखिर ये पूरा मामला है क्या? अभिषेक, देखिए ये खबर आ रही है, और ऐसे में अगर आप देखें तो हम सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को भी जानते हैं, और अभी तक का जो उनका क्रिकेटिंग करियर रहा है उन सब को जो है हमने काफी करीब से फॉलो किया। हमने देखा है जब उनका जो पहला क्रिकेट मैच था बांग्लादेश के खिलाफ जिसमें वो रनआउट हो गए थे, उसके उस समय से लेकर के, और जब वो कैप्टन बने और जब इस समय टीम से बाहर होने की बात जब आने लगी महेंद्र सिंह धोनी की, तब तक का उनका पूरा एक करियर हमने देखा है। और ये एक 14-15 सालों का जो एक उनका लंबा करियर रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, और काफी कम समय में उन्होंने बड़ी प्रसिद्धि पाई। लेकिन कई बार जो है ये चीज कही जाती है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि वो जो
फैसला लेते हैं खिलाड़ियों के टीम में सिलेक्शन को लेकर के, या जो बात करते हैं सिलेक्शन कमिटी से, उसमें कई बार जो है वो थोड़ा बहुत जो है उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। हमने देखा है कि वीरेंद्र सहवाग के साथ उनके बारे में कई खबरें मीडिया में आई। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि राहुल द्रविड़ जो है बिना बताए उन्होंने संन्यास ले लिया, वीवीएस लक्ष्मण जो है वो टीम में नहीं आए, उन्होंने संन्यास ले लिया। कई सारे खिलाड़ियों के साथ हरभजन सिंह भी उसमें शामिल हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को थोड़ा मलाल रहा है। लेकिन मनोज तिवारी का जो सिचुएशन है अभिषेक, वो थोड़ा अलग है। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि शतक लगाने के बाद अगले 14 मैचेस में उनको मौका ही नहीं दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी का मलाल है जो निकल करके आ रहा है। देखिए, बंगाल से आप देखें तो दादा के बाद जो है मनोज तिवारी एक ऐसे क्रिकेटर निकल कर आए थे जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छा रहे थे। भारतीय टीम नंबर 4 की पोजीशन से जूझ रही थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मनोज तिवारी काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे। देखिए, लिस्ट ए क्रिकेट में 5000 से ज्यादा रन है, 8000 से ज्यादा रन उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है। प्रदर्शन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब आए तो वहां पर भी उन्होंने जो है रन बनाए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है अभिषेक की एक खिलाड़ी में जो है वो क्षमता थी। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खेलना शुरू किया तो थोड़ा वो परेशान हो गए चोट की वजह से भी। लेकिन बिल्कुल उन्होंने सही कहा, एक जायज बात उन्होंने कही। उनका कहना है कि उनकी हिम्मत नहीं हुई धोनी से ये बात कहने की कि आखिरकार उनको टीम से बाहर क्यों रखा जा रहा है जबकि उन्होंने आखिरी मुकाबले में शतक जमाया है। बिल्कुल एक बात बनती है कि आपने शतक जड़ा है और उसके बाद आप टीम में नहीं खेल रहे हैं, तो कारण जानने का एक जो हक है वो होना चाहिए। तमाम क्रिकेटर्स ने ये सवाल उठाते रहे हैं अभी तक कि उनको जब टीम से निकाला जाना था उस समय क्यों नहीं किसी ने उनसे पूछ लिया कि क्या आप और क्रिकेट खेलना चाहते हैं या आपका जो है फ्यूचर प्लान क्या है। उसी तरीके से अगर देखा जाए मनोज तिवारी अपने परफॉर्मेंस के बल से टीम से बाहर नहीं हुए थे। परफॉर्मेंस के दम की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस के दम पर उनको बाहर नहीं किया गया था। उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार था, अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, लेकिन चोटिल हुए और उसके बाद जब टीम में आए तो उनको मौका नहीं दिया गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो मलाल, एक जो कसक रह जाती है, वही मनोज तिवारी इस समय जाहिर कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना था कि देखिए, शुरू से ही हमारे सीनियर खिलाड़ियों की हमने इज्जत की है, हमने उनसे कभी सवाल नहीं किया है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और वो जो रवायत चली आई उसी के थ्रू उन्होंने भी कभी धोनी से ये पूछने की हिम्मत नहीं की या हिमाकत नहीं की, या ऐसा कह लें, जहां पर कि वो पूछ सके कप्तान मैं टीम में क्यों नहीं हूं। और हम सब जानते हैं कि धोनी ने अगर किसी को बैक किया है तो सबको बैक किया है। आपको अगर याद हो 2008 का दौरा था अभिषेक, और वहां पर रोहित शर्मा को खिलाने के लिए, सुरेश रैना को बैकअप करने के लिए धोनी ने किन किन खिलाड़ियों की बलि चढ़ाई, किन किन खिलाड़ियों के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़े कर दिए। और बात है कि वो खिलाड़ी जो है दोबारा मैदान पर उन्होंने वापसी की, अपना प्रदर्शन दिखाया और उन्होंने वर्ल्ड कप भी खेला। ये हम सब जानते हैं ये कौन वो खिलाड़ी हैं, और सभी गाहे बगाहे जो अपना दर्द बयान कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं धोनी कैप्टेंसी पर जो है खिलाड़ियों के चयन को लेकर के कई बार, या खिलाड़ियों को बैक करने को लेकर के वो एक सवाल उठता रहा है। तो ऐसे में मनोज तिवारी का ये कहना जो है आप उसको गलत भी नहीं कह सकते हैं, झुठला नहीं सकते, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज वो बाहर नहीं हुए हैं ना। वो घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन खराब था, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर लें, चाहे आप लिस्ट ए क्रिकेट की बात कर लें, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी। और यहां तक कि आईपीएल जब खेल रहे थे, आपको याद होगा 2017 में वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के टीम में थे जिसमें कि धोनी भी थे, धोनी कैप्टनशिप कर रहे थे और वहां पर उनकी टीम में थे। और उस साल जो है टीम फाइनल में पहुंची थी और पूरा बेहतरीन प्रदर्शन रहा था पूरे टूर्नामेंट में मनोज तिवारी का। तो ऐसे भी कई क्रिकेटर हुए हैं जो कि शानदार प्रदर्शन करते रह गए, लेकिन मौका बड़े स्तर पर नहीं मिला। शायद उसका मलाल जो है मनोज तिवारी को है अभिषेक। जी, तो बिल्कुल सही आपने जानकारी दी और आई होप कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और श्रोता हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हों, क्योंकि पिक्चर कई बार अलग होती हैं और उसे जो मीडिया है वो अलग तरीके से पेश करती है। लेकिन एक एक लाइटर नोट पर सवाल है शशांक आपसे कि सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनर बैट्समैन कहलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी आईसीसी ने अभी पोस्ट भी किया था कि वन ऑफ द बेस्ट ओपनर और उनके स्टैट के साथ। लेकिन मजाक मजाक में सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है और उन्होंने कहा है कि अगर आज के जमाने का अगर रूल एंड रेगुलेशन होता, यानी कि इफ दे कुड हैव प्लेड विद द 2 न्यू बॉल्स, उनका जो स्टैट है दैट कुड हैव बीन डिफरेंट और वो अलग लेवल पर स्टैट को ले जा सकते थे। और उन्होंने टैग भी किया सौरव गांगुली को। तो उनका कहना साफ है कि अगर 2 नई गेंद के साथ 4 खिलाड़ी सिर्फ सीमा रेखा पर मौजूद होते तो शायद जो सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर का ओपनिंग का स्टैंड है वो और ज्यादा बेहतर होता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इसे सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि सचिन तेंदुलकर हालांकि स्पॉन्टेनियस माने जाते हैं, बहुत उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो गजब का है, लेकिन क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है या इसे लाइटर नोट पर ही लें?
जी अभिषेक, बिल्कुल। और आप देखिए ना, सचिन ने जो है वो एक इमोजी भी लगाया था अपने ट्विटर में और गांगुली को टैग किया था उन्होंने। आईसीसी ने दरअसल बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर्स की बात की थी और उन्होंने कहा था कि एक सबसे बेहतरीन जोड़ी अगर कोई रही है वनडे क्रिकेट में जिन्होंने की शानदार पार्टनरशिप की है बतौर सलामी बल्लेबाज, तो सचिन और गांगुली, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन था। और उन्होंने ये उसमें आंकड़ा दिखाया कि 47 की औसत से 8000 से ज्यादा रनों की जो साझेदारी रही है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच, उस पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें सचिन ने जो है एक उन्होंने व्यंग भी किया है और एक मजाकिया लहजे में अगर देखें तो उसको हमला भी आप कह सकते हैं इस बात पर कि जो आजकल बल्लेबाजों के अनुरूप जो नियम बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं सचिन का एक निशाना था। गांगुली को उन्होंने ट्विटर पर जो है वो टैग किया और सचिन का ये कहना था उसमें, जो ट्विटर में उन्होंने जो लिखा है, उनका ये बात कहना है, वो कह रहे हैं कि आज के अगर अभी हम उस हिसाब से नंबर 1 पर हैं, हमारी जोड़ी नंबर 1 पर है, और अगर जो आज नियम है क्रिकेट में, आधुनिक क्रिकेट में जो आज नियम बनाए गए हैं वो बल्लेबाजों के फ्रेंडली हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अगर यही नियम उनके जमाने में होता, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, जब ये जोड़ी सचिन गांगुली की जोड़ी मैदान पर उतरती थी, तो कितने रन होते, शायद डबल भी हो सकते थे। ये इशारा सचिन कर रहे हैं और बिल्कुल इसको अगर हम देखें कि कैसे साबित कर सकते हैं, तो आप देखिए आजकल के जो नियम हैं वो क्या हैं। 2-3 नियमों पर आप ध्यान दीजिए। पहली चीज, और ये बड़ा रोल प्ले करते हैं स्कोर बोर्ड पर। आपने देखा होगा पहले जब क्रिकेट होते थे तो 240-50 का जो स्कोर होता था अभिषेक, वो विनिंग टोटल माना जाता था। अगर आपकी गेंदबाजी थोड़ी भी अच्छी है तो आप जीत जाते थे। 200, 210, 15 जो होते थे स्कोर, वो होते थे फाइटिंग टोटल। लेकिन आज क्या आप 350, 450 बना करके आप ये आश्वस्त हो सकते हैं कि जिस पिच पर आपने 450 बनाए हैं ओपोनेंट टीम नहीं बना पाएगी? नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में वो दौर था जहां पर कि 15 ओवर का पावर प्ले तो होता था, लेकिन उसके बाद अंतिम के जो 35 ओवर होते थे उसमें 5 खिलाड़ी सीमा रेखा पर होते थे। दूसरी पॉइंट जो अगर इसमें नोट करने वाली है, जो सचिन भी कह रहे हैं, 2 गेंदों की प्रणाली, यानी कि दोनों छोर से 2 नई गेंदें अभी इस्तेमाल हो रही हैं। उस समय सिर्फ 1 गेंद का इस्तेमाल होता था। अब हम सब जानते हैं कि गेंद जब ठोस होती है वनडे क्रिकेट की, तो वो जब पहले 15 ओवर में ठोस होती है, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और खिलाड़ी दनादन जो है वो शॉट्स लगा रहे होते हैं। आज देखिए दोनों तरफ 2 बॉलें हैं, दोनों तरफ 25-25 ओवर ही बॉल पुरानी होती है, तो वो गेंद की जो शाइन भी बरकरार रहती है और गेंद ठोस होती है, तो बल्लेबाजों के लिए गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और शॉट लगाना आसान होता है। लेकिन उस समय गेंद जब पुरानी हो जाती थी तो बल्ले पर थोड़ी कम आती थी, गेंद थोड़ी टर्न भी लेनी शुरू कर देती थी, और दूसरी बात यह है कि हिट करना उतना आसान नहीं होता था। और गेंद जो है, आप नई गेंद देखेंगे जब ट्रेवल करती है आउटफील्ड में तो काफी तेजी के साथ बाउंड्री के बाहर जाती है। लेकिन जब गेंद वही पुरानी हो जाती है, आप टेस्ट क्रिकेट देख लीजिए ना, 80 ओवर का खेल होता है, जब उसके बाद गेंद बदली जाती है तो 40-50 ओवर के बाद जो है गेंद कभी धीमी रफ्तार से जो बाउंड्री तक जाती है। ऐसे में इस तरफ भी सचिन का जो है वो इशारा है कि गेंद जब पुरानी होती थी तो शॉट लगाना आसान नहीं था। और तीसरा पॉइंट, 15 ओवर तक उस समय 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, लेकिन 16वें ओवर से लेकर 50वें ओवर तक, यानी कि पारी के एंड तक जो है वो 5 खिलाड़ी सीमा रेखा पर होते थे। अब आज आप देख लीजिए 10 ओवर में 2 खिलाड़ी सीमा रेखा 30 गज के दायरे के बाहर होते हैं, और उसके बाद 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक जो है वो टोटल 4 खिलाड़ी बाहर होते हैं, और फिर अंतिम के 10 ओवर जो होते हैं उसमें 5 खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि उस समय जो सिचुएशन थी, उस समय 11वें से लेकर 50वें ओवर तक 5 खिलाड़ी बाहर होते थे, और अभी क्या होते हैं, 4 खिलाड़ी बाहर होते हैं 40 ओवर तक। तो वो जो एक गैप है, और अमूमन आप देखें अगर जो ओपनर्स आते हैं वो 20-25 ओवर तक, अगर जोड़ी उनकी टिक गई तो 20-25-30 ओवर खेलते हैं। तो ऐसे में यहां पर जो है गेंद भी पुरानी हो रही है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन का भी जो है वो लाभ नहीं मिल रहा है पुराने खिलाड़ियों को। इसी को लेकर के सचिन ने जो है वो ट्वीट किया है, और वाकई में जाहिर करता है ये चीज कि आज जो बैटिंग को लेकर के जो एक नियम बनाया गया है, जो बैटिंग फ्रेंडली नियम जो है, वो कहीं ना कहीं अगर उस समय होता तो शायद अलग ही रूप देखने को मिलता। और एक भी बात और गौर करने वाली है, आपको याद होगा 2007 में, ये मैं जोड़ना चाहूंगा अपने तमाम फ्रेंड्स को बताना चाहूंगा कि 2007 में गांगुली की जब टीम में वापसी हो रही थी, आपको अगर याद हो, सहवाग टीम से बाहर चले गए थे। उस समय नए नए खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा आ रहे थे, सहवाग का परफॉर्मेंस सही नहीं था तो वो बाहर हो गए थे, और सहवाग 2007 के आखिर में आए थे ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए। उस समय सचिन को जब बुलाया गया वापस, गांगुली को दरअसल टीम में बुलाया गया, तो सचिन और गांगुली ने ओपन किया था। आपको याद होगा आयरलैंड के दौरे पर टीम गई थी, फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी मुकाबले खेले थे, और वहां इन दोनों जोड़ियों ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। और यह वही दौरा था जहां पर कि दिमित्री मैस्केरेनस ने युवराज सिंह की गेंदबाजी पर 5 छक्के लगाए थे लगातार। तो ये वो दौरा था, काफी कुछ हुआ था। तो एक तो गैप, दूसरी चीज का 2002 में आप सबको याद होगा कि इंग्लैंड में जिस तरीके से सहवाग को ओपन के लिए भेजा, तो वो जो एक गैप रहा 4-5 सालों का,
तो वहां तो सचिन गांगुली की जोड़ी ओपनिंग करती नजर ही नहीं आई, सहवाग और सचिन की जोड़ी आ गई, और सहवाग सचिन ने भी 3000 के आसपास जो है वो ओपनिंग स्टैंड दिया है। यानी कि अगर ये भी आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो फिर तो एक विशाल स्कोर खड़ा हो जाता है पार्टनरशिप के तौर पर देखें सचिन और गांगुली का। तो मुझे लगता है कि जो सचिन ने बात कही है बिल्कुल सही है, और इसलिए उन्होंने दादा को ट्वीट किया है दरअसल अभिषेक। थैंक यू सो मच शशांक। और बिल्कुल सही आपने बताया, जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर की बात करें, सौरव गांगुली की बात करें, मुझे याद है जब 2003 में भारतीय टीम विश्व कप खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गई थी, उससे पहले न्यूजीलैंड में स्ट्रगल कर रही थी। वीरेंद्र सहवाग एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिसकी दम पर भारतीय टीम लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन उसके बाद से इस विश्व कप में जो 2003 में खेला गया था, एक्सेप्ट वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो फाइनल था, उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम अलग ही लेवल पर खेलती थी, लेकिन उसके अलावा सारे मैचेस में भारतीय टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था। और उसमें सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जो ओपनिंग स्टैंड थी पूरे वर्ल्ड कप में, वो कमाल की रही थी। लेकिन आज जो 3 टॉपिक्स हमने उठाए थे, सबसे पहला कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को कैसे फिट रखेगी, आई होप कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। उसके अलावा जो हमने बात की थी कि MS धोनी वर्सेस मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी ने एक बार फिर से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की, हालांकि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, नो डाउट अबाउट दैट, एंड जो नंबर 4 पर लेकर अभी इतनी बहस छिड़ी हुई है, तो वो भी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट बन सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आई डोंट नो कि क्या इंटरनल चीजें थी, लेकिन शशांक ने सारी चीजें क्लियर की। एंड थर्ड कि सचिन तेंदुलकर ने टैग किया था सौरव गांगुली को और कहा था कि अगर न्यू रूल एंड रेगुलेशन इनके टाइम में होता तो इनका स्टैट कुछ अलग ही होता, और ये कमाल की बात है। लेकिन आई होप कि जो मैं और शशांक आपके लिए लेकर आते हैं उसे आप पसंद करते हैं, एंड कल आपके लिए फुटबॉल का एक शो लेकर हम आएंगे और आपको सारी जानकारी देंगे। और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो, अगर हमारे बात करने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम आपको द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और आपको सबसे बढ़िया जानकारी दे सकें, और हम इस लेवल तक पहुंच जाएं कि सिर्फ हम आपके लिए अपना एक तरीके से बुलेटिन बनाते रहें, आपके लिए न्यूज़ लेकर आते रहें, और वन ऑफ द बेस्ट इसे चैनल बनाने में आप हमारा सपोर्ट कीजिए। और जितने भी फुटबॉल फैंस हैं जो हमें इस समय सुन रहे हैं, उनको बता दो कि इस प्लेटफॉर्म पर फुटबॉल हमारी प्रायोरिटी है, और उसके साथ में हर गेम की कवरेज लेकर हम आएंगे और आपको पूरी तरीके से इंटरटेन करेंगे। साइनिंग ऑफ, अभिषेक कुमार झा।